आज की ये खबर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत, चीन, यूरोप और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहरा दिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद ट्रंप ने बयान दिया, भारत भुगतान करेगा। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा? ट्रंप की टैरिफ नीति थी क्या? भारत का नाम इसमें क्यों आया? और क्या इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? आज के वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6 से 3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इस फैसले को चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने पढ़ा। फैसले की मुख्य बातें: अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को बिना संसद, कांग्रेस की मंजूरी के पूरी दुनिया पर एक समान टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत के अनुसार टैरिफ लगाना आर्थिक नीति का मामला है और यह अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, न कि सिर्फ राष्ट्रपति के। 6 जजों ने माना कि ट्रंप प्रशासन ने अपने अधिकारों की सीमा पार की। वहीं 3 जज इस फैसले से असहमत थे। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं। टैरिफ मतलब किसी देश से आने वाले सामान पर लगाया गया टैक्स। ट्रंप की नीति क्या थी? अमेरिका में आने वाले विदेशी सामान पर 21 अतिरिक्त टैक्स, चाहे वो सामान भारत से आए, चीन से आए या यूरोप से। ट्रंप का तर्क था, अगर विदेशी सामान महंगा होगा तो अमेरिकी लोग अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ी, महंगाई बढ़ी और ट्रेड वॉर शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनका तरीका था, पहले टैरिफ लगाओ, फिर दूसरे देश को बातचीत के लिए मजबूर करो। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा था, टैरिफ बहुत खूबसूरत चीज है। उनका मकसद पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स को बदलना, अमेरिका के लिए बेहतर डील पाना और यह दिखाना कि अमेरिका अब किसी को फ्री में फायदा नहीं उठाने देगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेशी सामान आयात करने वाली कंपनियों से दसियों अरब डॉलर टैरिफ के रूप में वसूले गए। लेकिन ध्यान दीजिए, यह पैसा सीधे विदेशी सरकारों ने नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी कंपनियों ने दिया। और कई मामलों में बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ा, यानी मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सब महंगे हुए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका को नुकसान हुआ तो भारत जैसे देश भुगतान करेंगे। इस बयान के पीछे 3 वजहें मानी जा रही हैं। एक, भारत अमेरिका ट्रेड सरप्लस। भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है उससे कम अमेरिका से खरीदता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, भारत हाई टैरिफ वाला देश है। 2, चुनावी राजनीति। ट्रंप के बयान अक्सर घरेलू वोटर्स के लिए होते हैं, अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को मजबूत करने के लिए। 3, भविष्य की डील्स का दबाव। टैरिफ रद्द होने के बाद भी ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि वे द्विपक्षीय समझौतों में भारत पर दबाव बनाए रखेंगे। अभी तक भारत पर कोई नया तत्काल टैक्स लागू नहीं हुआ है। यह बयान ज्यादा राजनीतिक दबाव जैसा है, लेकिन संभावित असर, ट्रेड नेगोशिएशन सख्त हो सकती हैं। कुछ सेक्टर्स पर टारगेटेड टैरिफ आ सकते हैं, जैसे स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल। भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत घरेलू बाजार, वैकल्पिक एक्सपोर्ट मार्केट और अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। क्या यह ट्रंप की नीति का अंत है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि टैरिफ कभी नहीं लगाए जा सकते। अदालत ने कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया, बिना कांग्रेस की मंजूरी, ग्लोबल लेवल पर मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं लगाए जा सकते। यानी भविष्य में टैरिफ आएंगे, लेकिन कानूनी दायरे में,
हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले ने अमेरिकी व्यापार नीति, सरकारी राजस्व और कानूनी अनिश्चितता को लेकर एक जटिल और दूरगामी बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि अदालत ने यह तो स्पष्ट किया कि कुछ टैरिफ व्यवस्थाएं कानूनी कसौटी पर किस हद तक सही या गलत हैं, लेकिन उसने इस अहम सवाल पर कोई सीधा निर्देश नहीं दिया कि सरकार द्वारा पहले से वसूले जा चुके टैरिफ राजस्व का क्या होगा और क्या आयातकों को उसका रिफंड पाने का अधिकार है या नहीं। इसी चुप्पी के कारण नीति निर्माताओं, कारोबारियों, निवेशकों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। क्योंकि टैरिफ जैसे अप्रत्यक्ष कर का असर केवल सरकार की आमदनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपभोक्ता कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों और दीर्घकालिक निवेश फैसलों को भी प्रभावित करता है। अदालत के निर्णय में जजों ने जानबूझकर या परिस्थितिवश इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने से परहेज किया और यह कहकर गेंद निचली अदालतों के पाले में डाल दी कि रिफंड का अधिकार है या नहीं। इसका निर्धारण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक पहलुओं के आधार पर अलग अलग मामलों में किया जाए। इस रुख से एक ओर तो न्यायपालिका की सावधानी और संघीय ढांचे के प्रति सम्मान झलकता है, लेकिन दूसरी ओर इससे वर्षों तक चलने वाले मुकदमों की आशंका भी बढ़ गई है। क्योंकि अब अलग अलग निचली अदालतें अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंच सकती हैं, जिससे कानूनी परिदृश्य और भी बिखरा हुआ नजर आ सकता है। इस पूरे विवाद के केंद्र में वे टैरिफ हैं जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में आक्रामक व्यापार नीति के तहत लागू किया गया था, जिनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा, व्यापार घाटे को कम करना और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बनाना बताया गया था। लेकिन समय के साथ साथ इन टैरिफों से अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ी। कई आयातक कानूनी राहत की तलाश में अदालतों तक पहुंचे और अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब जब अदालत ने रिफंड पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी है, तो स्वयं ट्रंप ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की गई, जिससे यह मामला सालों तक अदालतों में चलता रहेगा। उनका यह बयान न केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया है, बल्कि यह उस व्यापक चिंता को भी दर्शाता है कि न्यायिक अस्पष्टता नीति स्थिरता को कमजोर कर सकती है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार संभावित रिफंड की राशि 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो ट्रंप के टैरिफ से हासिल कुल राजस्व के आधे से भी ज्यादा बताई जा रही है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इसके निहितार्थ बेहद गहरे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की वापसी से न केवल संघीय बजट पर दबाव पड़ेगा, बल्कि यह भी सवाल उठेगा कि सरकार भविष्य में इस तरह के व्यापारिक कदम उठाने से पहले कितनी सावधानी बरतेगी। वहीं दूसरी ओर आयातक और व्यापारिक समूह इस संभावना को अपने लिए राहत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि टैरिफ कानूनी रूप से कमजोर या अमान्य पाए जाते हैं तो सरकार द्वारा वसूला गया पैसा वापस मिलना चाहिए। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में कार्यपालिका का रुख भी दिलचस्प है, क्योंकि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह कहते हुए स्थिति को कुछ हद तक संतुलित करने की कोशिश की है कि कानूनी फैसले के बावजूद 2026 में टैरिफ से हासिल होने वाले राजस्व में कोई बदलाव नहीं होगा। उनका यह बयान इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि प्रशासन फिलहाल रिफंड को लेकर बड़े पैमाने पर किसी तात्कालिक असर की आशंका नहीं मान रहा, या यह कि सरकार विभिन्न कानूनी और प्रक्रियात्मक उपायों के जरिए संभावित वित्तीय झटके को नियंत्रित करने की योजना बना रही है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आश्वासन अल्पकालिक हो सकता है, क्योंकि यदि निचली अदालतें आयातकों के पक्ष में जाती हैं और बड़े पैमाने पर रिफंड के आदेश देती हैं, तो उस स्थिति में सरकार के पास सीमित विकल्प बचेंगे। इस पूरे विवाद का एक और पहलू अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ नीतियों पर लंबे समय से व्यापारिक साझेदारों की नजर रही है, और यदि अदालतों के जरिए यह संदेश जाता है कि सरकार को अपने ही लगाए गए टैरिफ वापस करने पड़ सकते हैं, तो इस भविष्य की व्यापार वार्ताओं और वैश्विक आर्थिक विश्वास पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा घरेलू राजनीति में भी यह मुद्दा एक हथियार बन सकता है।
जहां एक पक्ष इसे न्यायिक अस्थिरता और नीति विफलता के उदाहरण के रूप में पेश करेगा, तो दूसरा पक्ष इसे कानूनी संतुलन और संस्थागत जांच पड़ताल की जीत के रूप में देखेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टैरिफ से जुड़े राजस्व पर सीधे जवाब देने के बजाय ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जो आने वाले वर्षों में अमेरिकी न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था और राजनीति को लगातार व्यस्त रखेंगे। और जब तक निचली अदालतों से कोई स्पष्ट और एकरूप दिशा सामने नहीं आती, तब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी कि टैरिफ से वसूले गए अरबों डॉलर अंततः सरकार के खजाने में रहेंगे या आयातकों की जेब में वापस जाएंगे, जिससे यह मामला सिर्फ कानूनी तकनीकीता नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक और नीतिगत बहस का केंद्र बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीछे हटने से ये इनकार करने और शुक्रवार रात नए 10% वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने की घोषणा ने न केवल अमेरिकी व्यापार नीति को फिर से तीखे टकराव की दिशा में मोड़ दिया है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और घरेलू अर्थव्यवस्था के संतुलन पर भी एक व्यापक बहस को जन्म दिया है, क्योंकि ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह न्यायिक और राजनीतिक दबावों के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे कि अपने रुख पर कायम है। और उनका तर्क है कि इन टैरिफों के जरिए अमेरिका अधिक पूंजी जुटा सकता है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे सकता है और व्यापार घाटे को कम कर सकता है, जबकि इसके आलोचकों का कहना है कि इस तरह के व्यापक और बेसलाइन टैरिफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाते हैं और छोटे व्यवसायों पर असमान बोझ डालते हैं। इस पृष्ठभूमि में अदालतों द्वारा लगभग सभी देशों पर लगाए गए 10% के बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों पर लगाए गए उच्च दरों वाले टैरिफ को रद्द किया जाना, साथ ही मेक्सिको, कनाडा और चीन के खिलाफ उसी कानूनी आधार पर लगाए गए टैरिफों को अमान्य ठहराया जाना, यह संकेत देता है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका की उस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जिसमें उसने व्यापक आर्थिक आपात शक्तियों के सहारे आयात पर कर लगाने का प्रयास किया था। और यही वह बिंदु है जहां इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की भूमिका केंद्र में आ जाती है, क्योंकि छोटे व्यवसायों और व्यापार समूहों ने यह दलील दी कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से टैरिफ लगाने का उल्लेख नहीं है और इसे मूलतः विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने, वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करने और विशिष्ट आपात स्थितियों में आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था, न कि आयात पर व्यापक कर लगाने के लिए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अमेरिकी संविधान के अनुसार आयात पर टैरिफ लगाने की शक्ति मूल रूप से विधायी शाखा यानी कांग्रेस के पास निहित है, न कि राष्ट्रपति के पास, जिससे यह विवाद केवल व्यापार नीति का नहीं बल्कि शक्तियों के पृथक्करण का भी बन जाता है। हालांकि ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन और रणनीतिक उद्योगों की रक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति को व्यापक विवेकाधिकार की आवश्यकता है। और वे यह तर्क देते हैं कि व्यापार असंतुलन, विदेशी सब्सिडी और मुझामा और मुद्रा हेरफेर जैसे मुद्दे राष्ट्रीय आपात स्थिति का रूप ले सकते हैं। फिर भी अदालतों ने अब तक यह संकेत दिया है कि ऐसे दावों को ठोस और विशिष्ट कानूनी आधार की आवश्यकता होती है, विशेषकर तब जब उनके प्रभाव करोड़ों उपभोक्ताओं और हजारों व्यवसायों पर पड़ते हों। इसी संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत लगाए गए टैरिफ प्रभावित नहीं हुए हैं, जिसका अर्थ यह है कि ट्रंप प्रशासन के पास अब भी कुछ रास्ते खुले हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत उद्योग विशेष टैरिफ, जिनका उपयोग पहले भी इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों में किया गया है और जिनका बचाव यह कहकर किया जाता है कि इन उद्योगों की कमजोर स्थिति सीधे तौर पर सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से सेक्शन 232 जैसे प्रावधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि वे यह जांच कर सकें कि क्या किसी विशेष आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, और यदि हां, तो वे सीमित लेकिन लक्षित टैरिफ या कोटा लगा सकते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान का अत्यधिक और व्यापक उपयोग
इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करता है और इसे संरक्षणवाद के उपकरण में बदल देता है। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा असर है, क्योंकि विश्व व्यापार व्यवस्था पहले से ही तनावग्रस्त है और बड़े पैमाने पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफों के जवाब में अन्य देश प्रतिशोधात्मक कदम उठा सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसका प्रभाव वैश्विक विकास दर, निवेश निर्णयों और मुद्रा बाजारों पर पड़ता है। वहीं घरेलू स्तर पर अमेरिकी छोटे व्यवसायों ने यह चेतावनी दी है कि आयातित कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर बढ़ी हुई लागत उनके मार्जिन को कम कर देगी, जिससे वे या तो कीमतें बढ़ाने को मजबूर होंगे या कर्मचारियों की संख्या घटाएंगे, और दोनों ही स्थितियां व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक हैं। ट्रंप का यह दावा कि इन टैरिफों से अधिक पूंजी जुटेगी तकनीकी रूप से सही हो सकता है, क्योंकि आयात कर से सरकारी राजस्व बढ़ता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि यह राजस्व अंततः उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा ही चुकाया जाता है और इसके दीर्घकालिक लाभ संदिग्ध हैं, खासकर यदि इसके परिणाम स्वरूप व्यापार भागीदारों के साथ संबंध बिगड़ते हैं और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ट्रंप की उस छवि को मजबूत करता है जिसमें वे स्वयं को कठोर सौदेबाजी और अमेरिका फर्स्ट के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनके विरोधी इसे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना के रूप में देखते हैं। और जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, यह संभव है कि कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए विधायी कदम उठाए या न्यायपालिका भविष्य में राष्ट्रपति की आपात शक्तियों की सीमाओं को और स्पष्ट करे। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अन्य कानूनी अधिकारों के आधार पर नए 10% वैश्विक टैरिफ का रास्ता चुना है, और यह संघर्ष अमेरिकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के चौराहे पर खड़ा होकर आने वाले समय में कई नए मोड़ लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर असर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, भारत टैरिफ का भुगतान करेगा, हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे, तो यह बयान सिर्फ एक तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि इसके भीतर अमेरिका की बदलती व्यापार नीति, वैश्विक संरक्षणवाद की प्रवृत्ति, भारत अमेरिका संबंधों की जटिलता और घरेलू राजनीति के कई स्तर एक साथ दिखाई देते हैं। क्योंकि ट्रंप के पूरे राष्ट्रपति काल में अमेरिका फर्स्ट का नारा उनकी आर्थिक और कूटनीतिक सोच का केंद्र रहा, और टैरिफ को वे केवल आर्थिक उपकरण नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे। इस बयान में ट्रंप का यह कहना कि जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले जैसा था उससे उलट है, यानी पहले अमेरिका टैरिफ देता था, अब भारत देगा, अपने आप में एक कथानक गढ़ने की कोशिश है, जिसमें वे यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ने वर्षों तक अनुचित व्यापार व्यवस्थाओं को सहन किया और अब उनकी सरकार ने उस कथित अन्याय को पलट दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की बहुपक्षीय नियमों, विश्व व्यापार संगठन के ढांचे और द्विपक्षीय बातचीत के लंबे इतिहास से तय होते हैं, न कि केवल किसी एक देश के देने या न देने के सीधे फैसले से। ट्रंप का यह दावा कि हम टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं, अब भारत टैरिफ का भुगतान कर रहा है, दरअसल उस घरेलू राजनीतिक दर्शक वर्ग के लिए था जिसे वे यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि उनकी नीतियों के कारण अमेरिकी करदाताओं को बोझ नहीं पड़ेगा और विदेशी देश, विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाएं, अब अमेरिकी बाजार तक पहुंच के लिए ज्यादा कीमत चुकाएंगी। लेकिन व्यापार अर्थशास्त्र के जानकार जानते हैं कि टैरिफ का वास्तविक भार अक्सर आयातकों, उपभोक्ताओं और सप्लाई चेन में शामिल विभिन्न पक्षों पर पड़ता है, न कि केवल किसी एक सरकार पर। और इसी कारण ट्रंप का यह कथन राजनीतिक रूप से प्रभावी होते हुए भी आर्थिक रूप से सरलीकृत था। भारत के संदर्भ में यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा
कि भारत अमेरिका से ज्यादा चार्ज कर रहा था, जो ट्रंप की उस शैली को दर्शाता है जिसमें वे व्यक्तिगत संबंधों को गर्मजोशी और कठोर सौदेबाजी को एक साथ मिलाकर पेश करते हैं, ताकि संदेश यह जाए कि वे दोस्ती निभाते हैं लेकिन व्यापार में कोई रियायत नहीं देते। ट्रंप के इस पूरे बयान को उस समय के व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट फैसले के तुरंत बाद हुई थी जिसने घरेलू अमेरिकी राजनीति में हलचल पैदा की थी। और ऐसे क्षणों में राष्ट्रपति अक्सर आर्थिक या विदेश नीति से जुड़े सखत बयानों के जरिए नेतृत्व और नियंत्रण का संदेश देने की कोशिश करते हैं, ताकि मीडिया का फोकस केवल न्यायिक या संवैधानिक मुद्दों पर न टिके रहे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का यह कहना कि हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब यह एक निष्पक्ष समझौता है, भी उसी कथा का हिस्सा था, जिसमें वे यह साबित करना चाहते थे कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर सौदे किए हैं, चाहे वह नाफ्टा का पुनर्गठन हो, चीन के साथ ट्रेड वॉर हो या भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ व्यापारिक शर्तों को दोबारा परिभाषित करना हो। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह के बयान कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि भारत हमेशा यह कहता आया है कि वह विकासशील देश होने के नाते अपने घरेलू उद्योगों, किसानों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कुछ टैरिफ और सब्सिडी बनाए रखने को मजबूर है। और अमेरिका जैसे विकसित देश के साथ तुलना करते समय आर्थिक असमानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप का यह कथन कि हमने मामला पलट दिया है एक जीत की घोषणा जैसा था, पर यह जीत कितनी वास्तविक थी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष किस बाजार में कितना लाभ उठा रहा है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा निर्यात बाजार है और अमेरिका के लिए भारत तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार, तकनीक साझेदार और रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में टैरिफ को केवल शून्य योग खेल की तरह देखना दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के अनुकूल नहीं माना जाता। इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच यह छवि बनाई कि वे उन देशों के खिलाफ सख्त हैं जो अमेरिका का फायदा उठाते हैं, और भारत को भी उसी श्रेणी में रखकर उन्होंने यह संकेत दिया कि दोस्ती के बावजूद वे किसी को छूट नहीं देंगे। जबकि भारत में इस तरह के बयानों को अक्सर घरेलू राजनीति के लिए किया गया बयान माना गया, न कि किसी ठोस नीति परिवर्तन की घोषणा। इसके अलावा इस पूरे प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप ने बार बार टैरिफ को एक सरल समाधान की तरह पेश किया, जबकि वैश्विक व्यापार वास्तविकता में निवेश, बौद्धिक संपदा, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला जैसे जटिल तत्वों से मिलकर बनता है, जिन पर केवल टैरिफ बढ़ाने या घटाने से पूरा प्रभाव नहीं डाला जा सकता। भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई आयाम हैं, जिनके सामने केवल टैरिफ का मुद्दा अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। लेकिन ट्रंप के बयान ने यह जरूर दिखाया कि व्यापार उनके लिए प्राथमिक राजनीतिक औजार था, और वे इसे सार्वजनिक मंचों पर बार बार दोहराकर अपने समर्थकों के बीच यह भरोसा कायम रखना चाहते थे कि वे अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहे हैं। अंततः इस पूरे बयान को समझने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि यह न तो केवल भारत पर टिप्पणी थी, न ही केवल एक ट्रेड डील का तकनीकी विवरण, बल्कि यह ट्रंप की उस व्यापक राजनीतिक शैली का हिस्सा था जिसमें वे जटिल नीतिगत मुद्दों को सरल, आक्रामक और अक्सर द्वंद्वधारी भाषा में प्रस्तुत करते थे, ताकि संदेश साफ, प्रभावी और चुनावी दृष्टि से उपयोगी रहे। और इसी कारण भारत जैसे देशों के साथ उनके बयानों को हमेशा शाब्दिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदर्भ में पढ़ा गया, क्योंकि वास्तविक नीति अक्सर उन बयानों से कहीं ज्यादा संतुलित, बातचीत आधारित और व्यावहारिक होती है। और यही वजह है कि ट्रंप के भारत टैरिफ देगा जैसे कथन ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की बुनियादी दिशा और गहराई को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया। भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके तहत अमेरिका में निर्यात होने वाले भारतीय सामान पर
लागू सामान्य टैरिफ दर को 50% जैसी अत्यधिक ऊंची दर से घटाकर 18% कर दिया गया है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक अवसर दोनों लेकर आती है, लेकिन साथ ही कई जटिल सवाल भी खड़े करती है। यह कटौती ऐसे समय पर हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही भू राजनीतिक तनावों, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और संरक्षणवादी नीतियों के दबाव में है। और ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ दरों में यह बदलाव भारत के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बना सकता है, विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी हार्डवेयर और कुछ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में। हालांकि यह राहत पूरी तरह निर्विवाद नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित व्यापक 10% वैश्विक टैरिफ योजना व्यापार जगत में नई अनिश्चितता भी पैदा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि वह शुक्रवार को अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का उपयोग करते हुए इस वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके 3 दिनों के भीतर प्रभावी होने की उम्मीद है। और यह टैरिफ अधिकतम 150 दिनों तक लागू रहेंगे, यानी यह एक अस्थायी लेकिन व्यापक उपाय होगा जिसे अमेरिकी प्रशासन ने घरेलू उद्योगों को अचानक बढ़ते आयात से बचाने के लिए एक आपातकालीन कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। सेक्शन 122 का ऐतिहासिक रूप से कम इस्तेमाल हुआ है और यह राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन या आर्थिक आपात स्थिति के नाम पर सीमित अवधि के लिए आयात शुल्क बढ़ाने का अधिकार देता है। इसीलिए इसका सक्रिय होना यह संकेत देता है कि अमेरिका मौजूदा वैश्विक व्यापार हालात को असामान्य और जोखिमपूर्ण मान रहा है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कदम से मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को चोट पहुंचती है और विकासशील देशों पर अनुपातहीन दबाव पड़ता है। ट्रंप ने यह भी जोर देकर कहा कि सेक्शन 232 के तहत लगाए गए टैरिफ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जाते हैं, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर, और सेक्शन 301 के अंतर्गत लगाए गए टैरिफ, जो कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं और बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों पर केंद्रित होते हैं, यथावत लागू रहेंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 18% की नई दर किसी समग्र टैरिफ छूट का संकेत नहीं है, बल्कि यह कई परतों वाले टैरिफ ढांचे का हिस्सा है। इसी कारण भारत पर लागू पूरी 18% टैरिफ दर का कानूनी आधार अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक ओर सेक्शन 122 अस्थायी वैश्विक टैरिफ की बात करता है और दूसरी ओर द्विपक्षीय समझौतों के तहत टैरिफ रियायतें आमतौर पर अलग कानूनी प्रक्रियाओं से आती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह दर किसी विशेष कार्यकारी आदेश, आपसी समझौते या व्यापक व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में तय की गई है। और इस अस्पष्टता के कारण भारतीय उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के बीच सतर्क आशावाद का माहौल है। भारत के लिए यह सौदा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्यों में से एक है और टैरिफ में कमी से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वे पहले ऊंचे शुल्क के कारण बाजार हिस्सेदारी खो रही थीं। लेकिन साथ ही 10% वैश्विक टैरिफ का खतरा यह भी दर्शाता है कि यह लाभ स्थायी नहीं हो सकता और किसी भी समय अमेरिकी नीति में बदलाव से प्रभावित हो सकता है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वैश्विक टैरिफ लागू होते हैं तो उनका प्रभाव अलग अलग देशों और क्षेत्रों पर अलग अलग पड़ेगा और भारत जैसे देशों को अपनी निर्यात रणनीति में विविधीकरण, मूल्यवर्धन और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर और जोर देना होगा, ताकि वे केवल टैरिफ राहत पर निर्भर न रहें। राजनीतिक स्तर पर भी यह घटनाक्रम दिलचस्प है, क्योंकि भारत के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की, उन्हें शानदार बताया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है, जो यह संकेत देता है कि व्यापारिक सख्ती के बावजूद रणनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, तकनीकी साझेदारी
और भू राजनीतिक संतुलन जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यह है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ नीति को झटका दिया। इससे ट्रंप की ट्रेड स्ट्रैटेजी कमजोर हुई, लेकिन उनका राजनीतिक बयानबाजी वाला स्टाइल अब भी जारी है। भारत का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोई सीधा आर्थिक खतरा नहीं, लेकिन आने वाले महीनों में बातचीत अहम होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीति है या भारत को सच में सतर्क रहने की जरूरत है? मैं हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।